बताओ मुझे, व्हाट इज दिस? ग्रेडियंट। और ये क्या है आपका? y इंटरसेप्ट है। व्हाट इज दिस? y इंटरसेप्ट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे व्हाइट बोर्ड की तरफ जरा देखो, क्या इस, ये वैसे एक अदर देन द क्वेश्चन, मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा, अदर देन दिस क्वेश्चन, 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 6, क्या इसमें ग्रेडियंट 3 है? क्या इसमें y इंटरसेप्ट 6 है? नो। अब इसमें ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? y को हमेशा सब्जेक्ट बना के, तब उसके बाद जो x के साथ का कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा आपका ग्रेडियंट, वो कहलाएगा ग्रेडियंट। तो ये बन जाएगा y। अब दूसरी तरफ 2 को ले जाकर आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2x प्लस 6/2 भी बनेगा ना, तो 6/2 क्या हो जाएगा? 3 बन जाएगा। 6/2 क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। तो अब इसके अंदर ये बात कही जा सकती है कि y सब्जेक्ट बन गया, x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है हमारे पास? व्हाट इज दिस? दिस इज नाउ ग्रेडियंट। और इस वक्त यहां पे जो ये नंबर लिखा हुआ है ये है हमारा क्या बच्चों? व्हाट इज दिस? दिस इज y इंटरसेप्ट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ y इंटरसेप्ट क्या होंगे यहां से देख के बता सकते हैं कि नहीं? क्या होंगे? 0,3 होंगे। y एक्सिस को कहां पे काटेगी ये लाइन? 0,3 के ऊपर काटेगी। तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम ग्राफ की इक्वेशन की तरफ देख के बताते हैं। एक और बात भी हम देख के बता सकते हैं कि जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो वो ग्राफ कैसा होगा? बताएं मुझे, वो ग्रेडियंट कैसा, ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा गर्ल्स एंड बॉयज? इट विल कम फ्रॉम राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ। और अगर ग्रेडियंट नेगेटिव है तो वो कहां से आएगा? लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ। तो जब मैं ग्राफ कुछ इस किस्म का बनाता हूं तो ये निशानी है किसकी? व्हेन m इज पॉजिटिव को मैथ्स में कैसे लिखते हैं? ग्रेटर देन 0। और दूसरी तरफ से अगर आ रहा हो तो यहां पे m कैसे लिखेंगे? लेस देन 0 लिखेंगे। ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? लेस देन 0 लिखेंगे। क्लियर हो गया गर्ल्स एंड बॉयज? अच्छा, ये थी जी बेसिक बातें। अब आते हैं जरा केस नंबर 2 की तरफ। याद रखें, y must be made as subject, only then you can say the coefficient of x will be gradient and the constant number will be known as the y intercept. होल डिवाइडेड बाय होगा, वो हर टर्म से डिवाइड करेंगे अलग अलग, ताकि ये पता होगा होल ही होगा, लेकिन उसमें ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट को सेग्रीगेट करने के लिए उसको बारी बारी हर एक नंबर के साथ नीचे डिवाइड करके लिखा जाएगा। जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, उससे जो पिछला स्टेप क्या होता है, हर एक नंबर के नीचे सेम डिनोमिनेटर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये इनफैक्ट वो वाली चीज है। जैसे 2 तो दोनों तरफ जाके इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी होगा, तो हमने अलग अलग करके लिख दिया इसको। ठीक है, और ये बात याद रखें, यू कैन ओनली कॉल, यहां पे लिख सकते हैं वी कैन ओनली कॉल, लिखें वी कैन ओनली कॉल the coefficient of x as gradient, we can only call the coefficient of x as gradient, we can only call the coefficient of x as gradient, we can only call the coefficient of x as gradient and the constant number as y intercept and the constant number as y intercept and the constant number as y intercept, constant number as y intercept only when y is made as the subject, only when y is made as the subject। केस नंबर 2 में जिस तरह केस नंबर 1 में क्या था, m गिवन है और c गिवन है। m का मतलब है ग्रेडियंट दिया हुआ है और एक हमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। केस नंबर 2 में क्या होगा, एक पॉइंट यानी एक स्लोप दी हुई होगी हमें और एक पॉइंट दिया हुआ होगा, एक स्लोप दी हुई होगी और एक हमें पॉइंट दिया हुआ होगा। if gradient
and if gradient and a point is given, gradient and a point is given। अब gradient क्या है आपका, वो क्या होता है बच्चों, m, और वो पॉइंट क्या होगा आपका, ये वो पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 कोमा। तो वो बताएं कौन सा वाला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये दोनों बातें अप्लाई होती हैं। यस, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या आएगा, सिंपली पुट m and x1 comma y1 in the formula y minus y1 is equals to m into x minus x1। These are the two formulas। ये वो दो फॉर्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये बात कि नहीं? अब उसमें कैसे करेंगे, आप पहले m पुट करेंगे, फिर आप वो पॉइंट भी आप उसमें पुट करेंगे, फिर आपका c अलग से निकलेगा और फिर आप निकालेंगे उसको। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर ये है कि डायरेक्ट आंसर निकाल लेना तो इसके थ्रू कर लें। ठीक है, पुट सिंपली पुट m एंड x1 y1 इन द फॉर्मूला। तो हम जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जांपल एक सवाल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इफ अ लाइन हैज अ ग्रेडियंट ऑफ, क्वेश्चन है अ लाइन हैज अ ग्रेडियंट ऑफ, if a line has a gradient of -2 and passes through a point 4, -1, passes through a point 4, -1, find the equation of straight line, find the equation of straight line। अब यहां पे सुने मेरी बात, दो चीजें दी हुई हैं उसने आपको, एक दे दिया ग्रेडियंट और दूसरा उसने दे दिया पॉइंट। एक दे दिया ग्रेडियंट और एक क्या दे दिया उसने आपको, पॉइंट। अब दोनों जो वैल्यूज हैं किस फॉर्मूला में पुट की जाएंगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस फॉर्मूला का नाम क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पुट करें जरा इसके अंदर, y minus 1 is equals to gradient is -2 bracket x minus 4, x minus 4। यहां से इसका आंसर कितना आ जाएगा, y plus 1 -2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये -2x plus 8 हो जाएगा। ये +1 है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा y is equals to -2x plus 7। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये उसका वही ग्रेडियंट है। अक्सर औकात सवालों में पूछा जाता है कि मुझे इस इक्वेशन का ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट निकाल के बताइए, और इक्वेशन उसने बड़ी कॉम्प्लेक्स करके दी हुई होती है, तो उसमें सिर्फ आपने y को सब्जेक्ट बनाना है। समझ आ रही है बात कि नहीं? अक्सर सवाल ऐसे आते हैं ना जिसमें इक्वेशन उसने बहुत ज्यादा कह लें कि मर्ज करके दी हुई होती है, हर वेरिएबल एक दूसरे के साथ मिक्स हुआ हुआ होता है। तो इनफैक्ट आपने जब वो कहता है कि मुझे ग्रेडियंट और मुझे इसका y इंटरसेप्ट बताएं, तो y को सब्जेक्ट बना लो। नेचुरली जो x के साथ लिखा होगा वो ग्रेडियंट होगा, और जो बगैर x के लिखा होगा वो क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा आपका, c जिसको आप कहते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,7 होंगे। ये वो y एक्सिस पे जहां पे उस लाइन को काटेगा। अब सारों को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बच्चे बताइए। तीसरा केस, जब 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे,
if 2 points are given, केस नंबर कितना बनता है? केस 3. if 2 points are given, if 2 points are given. अब मुझे बताइए जो 2 पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? x1 y1, और दूसरे को क्या कह देंगे हम? x2 y2. अब इसमें वो स्टेप्स अप्लाई होंगे. क्या अप्लाई होंगे? वो स्टेप्स. पहले स्टेप में m निकलेगा, पहले स्टेप में हमेशा क्या निकलेगा? m निकलेगा, और दूसरे स्टेप में पॉइंट स्लोप फॉर्म में वैल्यूज पुट कर देना, m की भी और कोई भी एक पॉइंट, क्योंकि आपके पास तो अब 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, तो जो आसान पॉइंट होगा उसको x1 और y1 कह के पुट कर देना आप अपनी पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर. केस 2 बन जाएगा फिर इनडायरेक्टली. ये केस 2 बन जाएगा विद 1 एक्स्ट्रा पॉइंट. केस 1 में, केस 2 में तो आपके पास सिर्फ एक पॉइंट था ना, तो ये जब आप m निकाल लेंगे इन दोनों पॉइंट्स की मदद से, तो आपके पास एक केस 2 बन जाएगा. यानी कि एक पॉइंट नहीं, अब आपके पास 2 पॉइंट्स. तो उन दोनों में से जो आपको पसंद है आप वो वाला पॉइंट पुट करके अपनी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. मिसाल के तौर पे let the 2 points be लिखें जरा 3, -6. let the 2 points be 3, -6, एंड दूसरा पॉइंट है 2, 7. 2, 7. क्लियर है? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? दोनों मेथड से करा देता हूं, ठीक है? y = mx + c से भी करा देता हूं और पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी करा देता हूं. मेथड नंबर 1 लिखें जी. मेथड नंबर 1 दोनों मेथड से इनफैक्ट निकाल लेंगे, ठीक है? y = mx + c से भी और y - y1 = m × x - x1 वाले तरीके से भी, ठीक है? ये बात पहले करते हैं. मिसाल के तौर पे लेट से मेथड नंबर 1 है हमारा y = mx + c वाला. यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है? यूजिंग दिस फॉर्मूला. पहले वाले मेथड में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं. इसमें स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 दोनों में क्या है बच्चों? ग्रेडियंट निकालना. फाइंड m. m निकालने का फॉर्मूला क्या था? राइज ओवर रन, डेल्टा y ओवर डेल्टा x. IG वाले बच्चे हाथ खड़ा करें जरा. आप लोगों का एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन. IG डिफरेंशिएशन, वहां पे भी हम ग्रेडियंट निकालेंगे बट अलजेब्रिकली, ठीक है? वो भी एक अच्छा जबरदस्त तरीका है. तो ये बेसिकली क्या है? डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यानी चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस. क्लियर हो रही है बात के नहीं? तो जरा मुझे y एक्सिस का चेंज बताएं. यहां से आपकी मर्जी, जिस मर्जी को x1 y1 बोलें, जिस मर्जी को x2 y2 बोलें, ग्रेडियंट निकल आएगा. इनको बोल लें. चलें जी, यहां से क्या हो जाएगा? 7 - -6 डिवाइडेड बाय 2 - 3, तो ये कितना हो जाएगा? 13 ओवर -1. तो आंसर कितना आएगा? ग्रेडियंट कितना आ गया इसका? -13. सबका यही आया. अब यूं समझ लें कि आपके पास ग्रेडियंट आ गया है. आप ठीक है, अब आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. इसको अपडेट करें जरा. इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर? y = -13x + c. y = -13x + c. अब स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे हम? Put any one of the point in the equation to find c. Put any one of, याद आ रहा है कि नहीं? वो एक कॉन्सेप्ट हमने कहा था, if a point is lying on the line, its coordinates can be put in the equation. Remember? शर्त क्या थी? वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर क्या होना चाहिए? बताए ना, लाई करना चाहिए. इट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द लाइन. तो ये डेफिनेटली ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये तो वो लाइन के ही पॉइंट्स हैं ना, जो कि लाइन के ऊपर मौजूद हैं, जो लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं, कि नहीं? तो ये तो डेफिनेटली इन दोनों को तो पुट कर ही सकते हैं आप उसके अंदर. सो अब सेकंड स्टेप हम क्या लिखेंगे? पुट
any one point, any one of the points in the above equation to find C. To find क्या चीज बच्चों? C. To find C. ये मैं टालता हूं मैं, ठीक है? केस 2। अच्छा, कौन सा वाला पॉइंट आप चूज करना चाह रहे हैं? ओके, लेट द पॉइंट बी, बच्चों सही है 2 7। लेट द पॉइंट बी 2,7, ठीक है? हम पुट करेंगे इसके अंदर तो y की जगह 7 आ जाएगा, -13 इंटू x की जगह 2 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा यहां पर? c आ जाएगा। क्लियर है ये बात कि नहीं? 2 इंटू 13 इज 26, -26, उधर जाके क्या हो जाएगा ये? +26। 7 प्लस 26 इज इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू कितनी आएगी फिर? 33 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33। क्लियर हुई मेरी बात? किसके? आप उसकी बात कर रहे हैं, ये वाली अपनी मर्जी से तो डालना ही नहीं है। ये तो वो वाले पॉइंट्स है जिसने इक्वेशन बनानी है, जिसने लाइन को कनेक्ट करना है ना? देखे ना, ये तो मेरी मर्जी के पॉइंट्स तो नहीं, तो क्वेश्चन के पॉइंट्स है ना बच्चों। ये हम वो 2 पॉइंट्स हमने लिए ना, लेट द 2 पॉइंट्स बी दिस एंड दिस, जिनकी आपस में कनेक्शन हमने डेवलप करना है, जिनको आपस में हमने कनेक्ट करना है। क्या ख्याल है? एक पॉइंट जिस तरह 2,7 यहां पर है, एक 2,7 यहां पर है लेट से, और 3,-6 इधर है। ये ऐसी लाइन बन रही है 3,-6, ठीक है? समझ आई? ये 2,7 थोड़ा लेफ्ट साइड पे होगा, हॉरिजॉन्टली 2 यूनिट्स है इसके, हॉरिजॉन्टली 3 है, तो ये हॉरिजॉन्टली थोड़ा राइट पर होगा। वर्टिकली ये वाला 3 वाला पॉइंट नीचे है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे बनाया है। ऐसे विजुअलाइज कर लेते हैं पॉइंट्स को। नमाज रजा, ये क्या है? 2,7 और ये है 3,-6 -6 बिकॉज वो y एक्सिस में निचले वाले नेगेटिव y एक्सिस में होगा ना, इसलिए मैंने नीचे की तरफ बनाया इसको। इसलिए रायन बट, इसलिए हमने इनको, इनमें से कोई भी एक पॉइंट चूज कर सकते हैं इन दोनों में से, ठीक है? इसलिए मैंने वन ऑफ द पॉइंट्स चूज किया। यहां पे इसलिए लिखा पुट एनी वन ऑफ द पॉइंट्स इन द अबव इक्वेशन। आप चेक कर लें, सेम आ रहा है? अच्छा, तो इक्वेशन क्या बनी? Hence, the equation is hence the equation is hence the equation is y is equals to -13x plus 33। सबको समझ आ रही है बच्चों? अब इसके अंदर ग्रेडियंट कितना है आपका? ये है आपका, क्योंकि y क्या बना हुआ है ऑलरेडी? सब्जेक्ट। y क्या बना हुआ है ऑलरेडी? सब्जेक्ट, ठीक है? और ये क्या चीज है आपकी? y इंटरसेप्ट, यह है आपका c है। c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,33, यानी y एक्सिस पर ये 33 पे जाके क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ इसका कैसा होगा? लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ आएगा। अगर इसको स्केच करेंगे तो इसकी स्केचिंग कैसी होगी? ये कुछ इस किस्म का स्केच इसका बनेगा। यहां पे क्या लिखा जाएगा? ये कौन सा वाला पॉइंट है? ये है 33 का पॉइंट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? अक्सर औकात वो स्केच भी पूछ लेता है ना कि स्केच करके दिखाएं, तो आपको एक तो ग्राफ की शेप पता होनी चाहिए कि शेप किस तरह की बनेगी, और दूसरा वो y एक्सिस पर कहां पे काटेगा वो भी पता होनी चाहिए। क्या चीज? स्केच तो हमेशा फ्री हैंड होता है, उसमें एग्जैक्ट नहीं होता। एग्जैक्ट के लिए फिर आपको ग्रिड भी चाहिए होगी। एग्जैक्ट सिर्फ उसमें आएगा जब वो कहेगा ना ड्रॉ करें। एग्जैक्ट कहां पे आएगा? जब वो क्या कहेगा? ड्रॉ करें।
ये स्केच करना होता है। स्केच में आपको ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्केच में सिर्फ इस तरह का, जैसे नहीं आपने पेपर्स दिए हुए हैं या मैथ्स के पास पेपर्स अगर खोल के देखा तो उसमें लाइंस नहीं दी हुई होती, उसने सिर्फ क्या दिया होता है, ब्लैंक स्पेस दी होती है, खाली बिल्कुल विदाउट एनी लाइन ब्लैंक पेपर होता है। तो वो ब्लैंक पेपर पे आपने स्केचिंग करनी होती है, तो खुद ही एक लाइन लगाते हैं इस तरह से और ऐसी लाइन लगाते हैं फुट रूलर से ही है, लेकिन इट इज नॉट ड्रॉन टू द स्केल। सिर्फ ये निशानी आप बताते हैं कि ये 33 वाला पॉइंट है, या समटाइम एक्स वाला पॉइंट भी बताते हैं आप, नीचे वाले कुछ भी नहीं ड्रॉ करना आपने। वो तो स्केल पे डिपेंड करता है ना। नो वन कैन से इट विल बी लिटिल मोर वर्टिकल या नहीं, वो सिर्फ शेप आपकी ग्राफ की जो है ना वो बतानी चाहिए। वो देखने में ये बात दुरुस्त है, सुन ले बच्चों, देखने में बात दुरुस्त है कि इसकी जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू है ना, तो इसकी वैल्यू थोड़ी इस तरह की नहीं होगी, वो इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। बट ये आप वो स्केल जो है ना इस चीज को नलिफाई भी कर देता बात, क्योंकि अगर आप थोड़ा एक्सपैंडेड स्केल बनाएं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो स्केचिंग में ये नहीं है, अलबत्ता जब ड्रॉ और स्केच में फर्क है, ये बात याद रखिएगा। स्केच हमेशा फ्री हैंड से बनाया जाता है, समझ आ रही है। ड्रॉ बाकायदा ग्रिड को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ग्राफ पेपर का इस्तेमाल, अभी ग्राफ पेपर में नहीं इस्तेमाल करवा रहा, वो करवाऊंगा आपसे, शेडिंग में करवाऊंगा आपसे, जब लाइंस हम बाकायदा ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, उसके ऊपर करवाऊंगा, या हम जब क्वाड्रेटिक या ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस की तरफ हम जाएंगे, मुख्तलिफ ग्राफ्स लाइक रेसिप्रोकल ग्राफ्स होंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन से ग्राफ होंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के ग्राफ होंगे, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ होंगे, तो किसी भी किस्म का ग्राफ होगा उसको हम फिर ग्रिड के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद आता है जी केस इसी का मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 समझ आया, मेथड नंबर 2 है जी यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला। केस यही चलेगा, वही 2 पॉइंट्स वाला, 2 पॉइंट्स गिवन है, मैं सिर्फ फॉर्मूला तब्दील करूंगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, m इंटू x माइनस x1। क्लियर है ये बात? तो m निकालें जरा, सबसे m तो निकाला हुआ बाय द वे। स्टेप 1 में क्या होगा, मैं लिख देता हूं, फाइंड ग्रेडियंट, फाइंड ग्रेडियंट, फाइंड ग्रेडियंट, और m हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि नहीं, क्या हमें पुराने वाला m यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अगर ना हो तो बाय द वे आपको फिर दोबारा से करना पड़ेगा, बट स्टिल अभी हमने कर लिया है तो हमें जरूरत नहीं है अभी दोबारा m निकालने की, m इज ऑलरेडी फाउंड। अब सिंपली क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा गर्ल्स? यस, जस्ट सिंपली पुट m and any one of the points in the formula. Put m and any one of the points in the formula. तो ये हो जाएगा, अब कोई भी एक पॉइंट बताएं, let the point be कौन सा पॉइंट बॉयज एंड गर्ल्स? 3 -6, ओके, 3, -6 हम चूज कर लेते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस y1, y1 कितना था? -6, हमजा कितना था ये? -6, m कितना था? -13 इंटू x कितना था? x माइनस x1 इज 3। ये समझ आ गया सारों को? ये समझ आ गया सारों को? यहां से क्या हो जाएगा फिर? y प्लस 6, और ये क्या हो जाएगा? -13x प्लस 39 प्लस 39। सबको समझ आ रही है? यहां पे ये 6 प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पर इक्वेशन के, राइट पर जाकर क्या हो जाएगा ये बच्चों? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? माइनस हो जाएगा। सबको समझ आ रही है? अच्छा, फिर क्या हो जाएगा ये? y इज इक्वल टू -13x प्लस 33।
क्या ये डिफरेंट आंसर्स हैं या सेम आंसर्स हैं? अच्छा, बात ये जस्टिफाई हो रही है मैथ्स में, बेशक जो मर्जी करें आप, बेशक आप फॉर्मूला या मेथड नंबर 1 इस्तेमाल करें या 2 इस्तेमाल करें या मेथड नंबर 20 इस्तेमाल करें, आंसर्स हमेशा क्या होने चाहिए सबके? मैथ्स में ये बात दुरुस्त है। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि स्टूडेंट के आंसर्स हमेशा डिफरेंट आए। समझ आ रही है कि नहीं? तो बेशक ये पाकिस्तान का मेथड हो या दुनिया के किसी और कोने का मेथड हो, आंसर सबके सेम आने चाहिए अगर प्रॉब्लम एक जैसी है तो। यहां तक सबको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? तो कितने हम लोगों ने अभी तक केसेस पढ़ लिए? कितने केसेस पढ़ लिए? अच्छा, अब हेडिंग लिखे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग m एंड मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट। Methods of finding gradient and y-intercept। Methods of, heading लिखनी है methods of finding gradient and y-intercept। दो बातें हैं, एक तो है इक्वेशन जब दी हुई हो आपको, ठीक है, तवज्जो, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट। ग्रेडियंट क्या था? m, और y इंटरसेप्ट क्या था? c। अब देखिए, दो तरह से वो सवाल पूछता है, या तो वो अलजेब्रिकली एक्सप्रेशन दे देता है आपको, या तो वो ग्राफिकली दिखा देता है आपको, वो ग्राफ दिखा देता है। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? अब अगर तो मैंने कहा दो डिफरेंट इसमें वो केसेस हैं। केस नंबर 1 इज algebraic equation is given, and case number 2 is graph of straight line is given, अब इक्वेशन algebraic equation is given। अब अलजेब्रिक इक्वेशन में हमेशा याद रखें, इक्वेशन दी भी होगी तो m और c कैसे निकालेंगे बताएं? अभी बताया था मैंने, क्या करेंगे? y को सब्जेक्ट, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो, और जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? y इंटरसेप्ट। अलजेब्रिक इक्वेशन इज गिवन, तो आप सिंपली यहां पे लिखेंगे मेक y as the subject, make y as the subject and after that make y as the subject, and after that coefficient of x is the gradient, coefficient of x is the gradient, and constant number is y इंटरसेप्ट। ये बातें तो पता है ना, कोफिशिएंट किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं? वेरिएबल के साथ जो बिल्कुल नंबर अटैच्ड होता है उसको कोफिशिएंट कहा जाता है बच्चों, और वो नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट कहा जाता है। ये बात याद है सारों को नहीं? तो जब आप y को सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट का मतलब ये है कि y इक्वेशन के एक तरफ और बाकी गन बला दूसरी तरफ,
y की पावर क्या होनी चाहिए 1, y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, y का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 1। ठीक है ये बात कि नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है जी, -3x - 2y इज इक्वल्स टू 4। मुझे इसका ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट निकाल के दिखाइए प्लीज जरा जल्दी से। फाइंड द ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट, फाइंड m एंड c। सवाल है फाइंड m एंड c, सवाल है फाइंड m एंड c। सिर्फ y को सब्जेक्ट बनाए। डन एवरीवन टेल मी। आपने इसमें पहले -2y इज इक्वल्स टू 3x + 4 इसी तरह किया। -2y लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था राइट पर जाकर, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 3 ओवर -2x + 4 ओवर -2। इसी तरह से असल में होता पता क्या है, ये मेरी बात सुने, अगर किसी के जहन में कोई एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन है तो ये क्या होगा, सबके नीचे जाके क्या होगा, ये डिवाइड होगा। ये क्या होगा, सबके नीचे जाकर डिवाइड होगा। इसके बाद ये होता है कि जब 2 सारों से डिवाइड हो रहा है ना, तो एक एक के साथ आप डिवाइड करें इसको। ठीक है, तो इसके साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -3/2x और ये क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। और ये है उसकी इक्वेशन, ये है उसकी इक्वेशन। इसमें देख के बताइए m कौन सा वाला होगा, जो x के साथ लिखा होगा वो क्या होगा गर्ल्स एंड बॉयज, और जो दूसरा कोफिशिएंट है कांस्टेंट है वो क्या होगा आपका c होगा। क्या होगा वो c। अगर वो आपसे पूछता है मुझे कोऑर्डिनेट्स बताएं y इंटरसेप्ट के, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y इंटरसेप्ट, 0, यहां से देख के बताएं तो कितना होगा 0, -2। अच्छा एक वैसे ही एक जनरल बात है, इफ द इक्वेशन इज गिवन, इक्वेशन क्या थी -3x - 2y इज इक्वल्स टू 4। विदाउट मेकिंग y सब्जेक्ट क्या हम y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। जरा समझना इस बात को। इसका वैसे बाय द वे जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं, ये आपको मालूम है कि ये इक्वेशन अब चूंकि मैंने बना दिया ना नेगेटिव ग्रेडियंट, y एक्सिस पे कहां पे काटेगा -2 पे। जरा इशारतन बताएं कहां से कहां की तरफ जाएगा ग्राफ, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप से y एक्सिस को कहां पे काटेगा -2। तो ये कुछ इस किस्म का ग्राफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए -2 का होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा ये तो हो गया ना इसका सारा सिलसिला। मैं अब इस चीज है ना, ये बात पढ़ाते पढ़ाते मेरे जहन में एक आई और वो मैंने यहां पे लिख दी कि इफ इक्वेशन इज गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y इंटरसेप्ट, तो आई टोल्ड यू कि पॉइंट ऑफ जो या ये समझ लें कि जो y इंटरसेप्ट है उसके जो जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, है ना, y इंटरसेप्ट के हमेशा जो जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0, c। आप सब्जेक्ट बनाए बगैर भी c निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि अब ये जो सा पॉइंट होता है 0, c वाला, देखें इसकी तरफ अगर आप देखो तो आपको नहीं पता कि y इंटरसेप्ट क्या है, इसकी तरफ देखो तो पता चल जाता है कि y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है -2, क्योंकि y क्या बना हुआ है मरियम, सब्जेक्ट बना हुआ है, तवज्जो रखें y क्या बना हुआ है
सब्जेक्ट, देख के बता सकते हैं कि सी हमारा कितना है, -2 है। जी बेटा, नहीं, वो सिर्फ इसके निशान से पता चलता है। अगर ये माइनस होगा तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ये हमेशा लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ आता है, हमेशा। और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि ये इस तरफ जाती है वो चीज लाइन, अब ये ऊपर से भी गुजर सकती है, नीचे से भी जा सकती है। अगर ये प्लस का निशान होता तो ये एग्जैक्टली यहां से मैं इसके बजाय ये ऐसा बन रहा होता, कुछ इस किस्म की चीज बनती है। अगर यहां पे क्या होता, प्लस होता, ग्रेडियंट पॉजिटिव हो जाता, राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ जाता, लेकिन काटता स्टिल कहां पर, -2 के ऊपर। समझ रहे मेरी बात क्या नहीं? फिलहाल हमने ब्लैक वाले को कंसीडर करना है, ठीक है ना, फिलहाल हमने ब्लैक वाले को कंसीडर करना है। अब जो ये वाला पॉइंट है, इस बात के ऊपर एक बात सुने जरा सारे बच्चे, ये जो सा पॉइंट है 0, -c, वो ये वाला पॉइंट है। कौन सा वाला भला? सब बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं? वो ये वाला पॉइंट, क्या ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर है या नहीं है? इज दिस पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन या नो? यस, ये पॉइंट तो लाई कर रहा है। तो आपको याद है हमने कल वाले या पुराने लेक्चर में कहा था कि कोई भी पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर पड़ा हुआ हो तो आप उस पॉइंट को उठा के उसकी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। आप उस पॉइंट को उठा के उस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या है? इट लाइज on the line. It lies on the line. Hence, this point can be put in the equation. ऐसा है कि नहीं? As it lies on the line, so we can put 0, c in the above equation to find c. In the above equation to find c, हम c निकाल सकते हैं। अब इसमें x की जगह क्या पुट करें, 0, बिकॉज ये 0 क्या है आपका, 0 इज इनफैक्ट x वाला कोऑर्डिनेट और c क्या है इनफैक्ट आपका y वाला कोऑर्डिनेट। तो y की जगह आप c पुट कर लें, 3 इंटू x की जगह 0 -2 इंटू c इज इक्वल्स टू 4। गर्ल्स एंड बॉयज सबको समझ आ रही है मेरी बात? मैं कोई भी रैंडम पॉइंट नहीं पुट कर रहा हूं, मैं वो वाला पॉइंट पुट कर रहा हूं जो इक्वेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। अब बात को जरा सिंक्रोनाइज करें। ये वाला पॉइंट इट्स नॉट अ रैंडम पॉइंट, इट्स नॉट ओनली या एनी पॉइंट, इट्स अ पॉइंट दैट इज लाइंग ऑन द लाइन, इट्स अ पॉइंट दैट इज लाइंग ऑन द लाइन, hence you can put it in the equation. And you know that when a point is lying on the line, when you put it in the equation, then left and right both sides are equal. Equation की दोनों sides equal आती हैं। मैथ्स में मेमोरी बड़ी जरूरी है बच्चों। It's not only concept, it's memorization and also concept. कॉन्सेप्ट लेते रहें, पुरानी चीजें भूलते रहें तो अगले कॉन्सेप्ट का फायदा नहीं है। चीजें याद रखनी पड़ती हैं आपको, और याद डिजिट्स हैं, दीज आर न्यूमेरिक नंबर्स, तो नंबर्स को याद रखने का तरीका है प्रैक्टिस बहुत ज्यादा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? नंबर्स हमेशा तभी याद होते हैं जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा होती है। मैं भी जब छुट्टियों के बाद आता हूँ, 3 महीने की छुट्टियां, तो नंबर्स मेरे इतने अच्छे नहीं होते, तो मुझे थोड़ी सी दोबारा रिवाइज करना पड़ता है चीजों को, ताकि मेरी याददाश्त दोबारा नंबर्स के साथ रिवाइव हो जाए। अब चूंकि मैं तो टीचर हूँ, सोचें आप तो स्टूडेंट्स हैं, आप तो सीख रहे हैं, तो आपको तो जल्दी चीजें भूलेंगे। मैं तो बार बार पढ़ा रहा हूँ, बट स्टिल जब नया साल आता है तो चीजें जरा मेरे लिए क्या होता है कि 3 महीने तो मैंने बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ी होती, किसी भी किस्म की मैथ्स नहीं पढ़ी होती, तो चीजें मुझे भी याद करने में थोड़ा वक्त लगता है। मुझे एक दफा खोल के चेक करना पड़ता है पूरा सिलेबस क्या था, व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स इन द सिलेबस, कोई क्या नई चीज आई है, क्या चीज पुरानी वाली माइनस हुई है बीच में से। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? सो एज अ स्टूडेंट जब मैं देखता हूँ ना खुद को, मुझे तो बहुत ज्यादा फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि चीजें क्या रहे, मेमोराइज रहें। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? बेसिक्स स्ट्रांग होगी, आगे स्पीड बहुत अच्छी मार सकेंगे आप। अगर अभी तक की जितनी बातें हैं, या ग्राफ्स, और ग्राफ्स के बाद ज्योमेट्री जब स्टार्ट होगी हमारी, ग्राफ्स और ज्योमेट्री, ये 4 मेन सेक्शंस है, अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, ग्राफ, ज्योमेट्री, ये स्ट्रांग होंगे, ये बेसिक हैं, बेस है पूरी मैथमेटिक्स की, ये बेहतरीन कर लो, यकीन माने अगले जो सेक्शंस है जिसमें से मेजॉरिटी पेपर आपका पोर्शन उसका आता है, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, वो जल्दी समझ आ जाएंगे, और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं।
तो टेक्निक ही ये है कि बेस के ऊपर थोड़ा वक्त लगाया जाए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए बच्चों की। जब बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आगे आप स्पीड भी मारे ना, परेशानी नहीं होती बच्चों को, क्योंकि चीजें आती हैं सारी। और अगले सेक्शंस इतने आसान है, मतलब 5-6 क्लासेस, 5 क्लासेस 6 क्लासेस, कहानी खत्म, इतनी जल्दी खत्म होते हैं वो। ये छोटे छोटे सेक्शन, प्रोबेबिलिटी वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, वेक्टर्स 1 वीक का कॉन्सेप्ट है, स्टैटिस्टिक्स 1 वीक का कॉन्सेप्ट है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो मेजर कोर्स जनवरी का ये जो महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। जनवरी का महीना विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो इसमें तवज्जो और बहुत ज्यादा जान मारनी है आपने। दिसंबर तक चिल सीन चल रहा होगा, आपकी गलतियां माफ की जा रही होंगी, लेकिन अब का पॉइंट इस तरह कि आप अपनी गलती खुद ना माफ करें, टाइम ना जाया करें, ठीक है? टाइम बड़ा कीमती, हर चीज को ना मैनेज करके चलें। तो खैर इसमें से जरा देखें, -3 × 0 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 0। -2c = 4, यहां पे फिर क्या बन जाएगा ये? -2c = 4, c = -2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 4 से जब डिवाइड होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, ठीक है? तो दोनों तरफ से ये इसी तरह से आता है। ये था एक तरीका, ये था एक तरीका। अब ये जो मैंने दूसरा तरीका लिखा है ना, केस नंबर 2 के ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन, ये पढ़ाते पढ़ाते मेरे जहन में आया कि पास पेपर में ऐसे भी सवाल मैंने देखे हैं कि ग्राफ दिया हुआ है, उसने कहता है मुझे इस ग्राफ को देखकर ग्राफ को देखकर जरा ग्रेडियंट आपने बताना है। अच्छा बात सुनो बच्चों, क्या इसको देख के आप इक्वेशन निकाल के दे सकते हो? मुझे निकाल के दिखाओ जरा, इस ग्राफ की तरफ देखिए, ये लिखा हुआ है 1, लास्ट रो ये लिखा हुआ है 2, लास्ट रो ये लिखा हुआ है -1। निकाल के जरा दिखाइए मुझे इसका, इसकी इक्वेशन बना के दिखाइए मुझे, खामोशी से प्लीज, खामोशी से प्लीज। अपना अपना करें, दूसरे बच्चे को भी अपना दिमाग इस्तेमाल करने दें। Point 0,2, it's a point that is lying on the line, ठीक है? You can choose any 2 points that are present on the line. क्या ख्याल? वो तो सी भी देख के नजर आ गया हमें। पहली बात तो ये है, दो कोई से भी ऐसे पॉइंट्स आप चूज कर सकते हैं जो आपको उस पे नजर आ रहे हैं, बिकॉज एम जो निकालना है हमें, तो एक 0,2 हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? -1,0। So choose any 2 points. Choose any 2 points. Choose any 2 points and find m. So m का फॉर्मूला बार बार लिखा करें जी, बार बार लिखा करें ताकि याद होती रही चीजें, ठीक है? मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। हमारे पास 2 साल नहीं है, बहुत चंद महीने हैं, तो इसलिए इसी महीने के अंदर जल्द अज जल्द चीजों को मेमोराइज करने के लिए लिखना एक छोटी सी टेक्निक है। y2 - y1 x2 - x1 2/1, ग्रेडियंट कितना आ गया इसका? 2 आ गया। ग्रेडियंट कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है कि नहीं? हाँ, राइज ओवर रन ही है। हाँ ये भी हो सकता है, सी ऑलरेडी पता है आपको, ठीक है?
इक्वेशन में डालें आप यहां से, जैसे y इक्वल टू mx प्लस c। c आपको यू कैन फिगर आउट, c क्या है, c 2। ये c कितना है, ये 2 है, बिकॉज यहां पे ये वाला पॉइंट कौन सा वाला है, दिस पॉइंट इज द y इंटरसेप्ट। ये वाला पॉइंट कौन सा है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। सो आप इसमें पहले c पुट कर लें, m ना पुट करें, पहले c आ जाएगा, और y इक्वल टू mx प्लस 2, तो 2 आ गया। अब x और y की जगह कोई भी एक पॉइंट पुट करना, m सब्जेक्ट होगा, m सब्जेक्ट बनाओ, m भी निकल आएगा। क्लियर हुई बात, करें। सो पुट m इज इक्वल्स टू 2 and y intercept in इक्वेशन। ये इक्वेशन ये दी हुई है, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। सबका यही आंसर आ रहा था, डिफरेंट तो नहीं है। वैसे बाय द वे आप देखें, ग्राफ राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ आ रहा है, तो द ग्रेडियंट मस्ट बी पॉजिटिव। ग्रेडियंट को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग लिखे स्केचिंग द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। हेडिंग लिखे स्केचिंग द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। जल्दी से कॉपी करें, फिर मैं मिटाने लगा हूं। स्केचिंग द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। 4 केसेस हैं हमारे इसमें। कितने केसेस हैं, 4 केसेस हैं। स्केचिंग द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। बता दो, ये बता दो बच्चों। ओके जी, केस नंबर 1। तो बच्चों केस नंबर 1, व्हेन m इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, तो ग्राफ की जो शक्ल होगी, इट विल बी एनी टाइप ऑफ अ ग्राफ बट विल बी कमिंग फ्रॉम राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम. It might cut the y-axis at any point. This is your y-axis and this is your label y-axis and x-axis and the origin as well. ठीक है? It can even come like this. ये इस तरह से भी हो सकता है. इसकी inclination ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. But generally it will be coming from right top and going towards the left bottom. ठीक है? But if a line is coming from right top to left bottom and crossing या intersecting the origin, what does it mean? उसका y intercept क्या है? 0. It will be an equation of the type y equal to like 2x finish. क्योंकि it is 2x plus 0. Y is equals to x. Y equal to 3x. Y equal to 4 over 5x. Positive है लेकिन c नहीं है, तो c 0 है उसका. So the graph would look like this one. समझ आ रही है बात की कि नहीं? जितने भी ब्लैक वाली जो लाइंस हैं सब में y इक्वल टू mx प्लस c है, लेकिन जो ब्लू वाली लाइन है ये क्या है? y इक्वल टू mx है. c किधर गया? इसका प्लस 0 हो गया. बाकी सब में क्या चल रहा है? y इक्वल टू mx प्लस c चल रहा है. c यानी कुछ ना कुछ है उसमें. c could be a positive value or it could be a negative value. This was the case number 1.
तो आप कह सकते हैं जब m is greater than 0, straight line comes from right top to left bottom. Line goes from right top line goes from right top to left bottom. Case number 2, when gradient is less than 0, which means that gradient is negative, लाइन कहां से जाएगी? अब लाइन गोज फ्रॉम, बताएं बच्चों, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम. स्केचिंग के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पे लिख देते हैं. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, but the blue line इसमें है ये y इक्वल टू माइनस mx. बाकी सारे क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c और समथिंग लाइक दैट. इस तरह की लाइंस, बस लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ जितनी भी लाइंस बना सकते हैं बना लें अपनी मर्जी से. ठीक है, ग्रेडियंट नहीं बोलते इसको, बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं. जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में आके मीट करते हैं ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं. वाई की वैल्यू सी होती है यहाँ पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है. मिड पॉइंट तो किसी का कोई भी नहीं है इसमें. मिड पॉइंट क्यों निकालेंगे? एक मिनट मेरी बात सुने, खामोश हो. कुछ बच्चे थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं. मिड पॉइंट कहां से आ गया इसमें? ओरिजिन बेसिकली क्या होता है? आप ये कह सकते हैं कि दो एक्सेस का सेंटर पॉइंट होता है, या ये वो पॉइंट है जहां से दोनों एक्सेस निकलते हैं. ठीक है, यहाँ पे दोनों एक्सेस की वैल्यू एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है यहाँ पे. इसलिए जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है. m पुट करेंगे वो माइनस में वैल्यू आएगी, c पुट करेंगे ओरिजिन पे c की वैल्यू 0, तो इधर 0 पुट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा. बच्चे बातें नहीं कर रहे हैं, आपको पता बहुत अनॉय होते हैं हम इस बात पे. हाँ जी, तो c नेचुरली 0 हो जाएगा उसका केस दूसरी तरफ आएगा कि उसका m इंफिनिटी होता है. ठीक है, खैर केस 1 एंड केस 2 सबको समझ आ गया? केस 1 केस 2 सबको समझ आ गया? नहीं आया? आ गया जी. केस नंबर 3 में y इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 0. केस नंबर 3 में m इज इक्वल्स टू 0. इसमें ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है? 0. एक मिनट जरा सुनिए. When m is equals to 0. अब m is equals to 0 का मतलब क्या है? कोई मतलब समझा सकता है इसका? कि इसका ग्रेडियंट क्या है? 0. यानी इसकी स्लोप क्या है? 0. यानी इसकी इंक्लिनेशन क्या है? 0. इसकी स्लोप 0 का मतलब क्या है? कि ये स्लोप 0 किस लाइन की होती है? स्लोप 0 किस केस के लिए होता है? ये ओनली फॉर कैसी लाइंस? हॉरिजॉन्टल लाइंस की होती है. ये हॉरिजॉन्टल लाइंस की होती है. समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? यानी कि जब मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूं ना, जरा सुनिएगा. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, पुट m इज इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 0x प्लस सी. यानी y इज इक्वल्स टू कैसी लाइन बनेगी? c बनेगी. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? m क्या हो गया लाइबा? 0 हो गया. m क्या हो गया?
0 हो गया। अहमद इमरान, m क्या हो गया 0। तो इक्वेशन कहां पे आके रुक जाएगी, y इक्वल टू c पर आकर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब इसका मतलब है c कौन था, c कौन था, y इंटरसेप्ट था। तो जब मैं इसको यू बनाता हूं ना, यह है आपका x एक्सिस और बच्चों ये है आपका y एक्सिस। जरा इस बात को गौर से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट और एब्जॉर्ब करने वाली बात है। ये m क्या हो गया 0, यानी उस लाइन का ग्रेडियंट नहीं है। ग्रेडियंट नहीं है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ग्रेडियंट नहीं है तो वो कैसी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल। जरा मुझे हाथ के इशारे से बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होगी, इट विल बी स्ट्रेट। ये मेरा जो स्टेज है ये कैसा है, व्हाइट बोर्ड की लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस कैसा है, तो जितनी भी सुनिएगा, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो सारी की सारी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी या पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि उनका ग्रेडियंट क्या होता है, 0 होता है। उनके अंदर ना कोई चढ़ाई होती है ना कोई उनके अंदर उतराई होती है, ना कोई चढ़ाई ना कोई उतराई। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं। सो जब मैं इसको बनाता हूं तो, और ये जो सी है ना यहाँ पे सी इनफैक्ट ये आपका वही पॉइंट है जिसको आपने किस नाम से जाना है, यानी वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये वाई एक्सिस को एक सर्टेन पॉइंट पर काटेगी। वो पॉइंट कौन सा वाला है, सी। उस पूरी लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू दैट पॉइंट। मेरी बात समझ आ रही है। ये मुख्तलिफ एंगल से ये बात अगर आप देखें तो आपको जरा आइडिया होगा। एक तो ग्रेडियंट वाला पॉइंट और एक अगर मैं यहां से ये लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह की, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाला पॉइंट कौन सा है, उसका कौन सा पॉइंट होगा, सी होगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू सी होगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, नहीं समझ आई। मुझे बताओ अगर ये मैं एक लाइन ऐसी बनाता हूं, यहां पे लिखता हूं 7, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू, बच्चों वेरी गुड। अगर मैं एक लाइन बनाता हूं यहां पे इस किस्म की, यहां पे वो पॉइंट है -4, y इज इक्वल टू क्या होगा, ये -4। सबको समझ आ रही है। All horizontal lines will be defined from their y intercepts। तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्लियर हो रहा है सारों को। ये क्या हो जाएगा फिर, अगर ये पॉइंट -2 है तो इट विल बी y इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, -2। अब मैं थोड़ा एक टेक्निकल चीज पूछने वाला हूं, तवज्जो रखें। अब मैं थोड़ी एक टेक्निकल चीज पूछने वाला हूं। मुझे बताओ x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, यस, x एक्सिस की भी इक्वेशन है, दैट इज y इज इक्वल्स टू 0। आप लोगों को जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगाज कराया गया था तो जो नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे थे ग्राफ के बारे में, तो हमने वहां पे लिखा था ये x एक्सिस की जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू 0 होती है। अगर आपको याद हो तो, याद आ रहा है कि नहीं। x एक्सिस की इक्वेशन ने क्या लिखी थी, y इक्वल टू 0। सबको समझ आ रही है, ओके। ये इस वजह से होती है कि उसका ग्रेडियंट क्या होता है, 0 होता है, और वो नेचुरली वो m उसमें से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही, सब बच्चे बताइए, क्लियर हो रहा है सारों को, एनी कंफ्यूजन, ओके। बाय द वे एक बात तो देखो जरा, एक और ऑब्जर्वेशन है इस पूरी लाइन के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, अनदर ऑब्जर्वेशन गर्ल्स एंड बॉयज, इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, इस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले ले, मैंने किसी एक लाइन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यहां पे सारी पूरे थ्रू आउट इस लाइन के ऊपर y का एक्सिस सेम है, x क्या होता जा रहा है, चेंज। x क्या होता जा रहा है, चेंज। x 0 तो कहां से आ गया, इधर x की वैल्यू क्या है, ये है, इधर x की वैल्यू क्या है, ये है। देखिए अकल अल्लाह ने दी है ना, इस्तेमाल भी करनी होती है उसको, फिर कि नहीं इस्तेमाल करनी। x की वैल्यू थ्रू आउट चेंज हो रही है बट सेम क्या रह रहा है, इट इज लाइक एनीथिंग कोमा 7। इन पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी, एनीथिंग कोमा 7। बात समझ रहे कि नहीं। किसी और की तरफ आप देख लें, यहां पे आए जरा, इनमें y की वैल्यू क्या है रायन, अब ये ना कहना 7 है, -4 है इसमें, कल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थ्रू आउट इक्वेशन क्या है इस आखिरी वाली जो सबसे नीचे वाली लाइन है, y इक्वल टू -4 की,
इसका मतलब ये है, अगर ये y इक्वल टू -4 है ना, ये मैं एक और एंगल से दिखा रहा हूं आपको। लाइव आप तवज्जो नहीं दे रही है, मेरा कंसंट्रेशन थ्रू आउट आपकी तरफ है। इट्स नॉट डिफिकल्ट थिंग, यू आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ बाय नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग। आप अपना ध्यान कहीं और लेके जा रही हो और ये चीज फिर आपके लिए मुश्किल होगी, फिर आप कहेंगे डिफिकल्ट था। इट्स बिल्कुल नॉट डिफिकल्ट। थ्रू आउट इस आखिरी वाली लाइन के अंदर अगर आप देखें, ये मैं आपको ना एक और एंगल से चीज दिखा रहा हूं। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ग्राफ्स। जैसे यहां पे आपको हमने एल्जेब्रिकली दिखाया कि आप जब m की वैल्यू 0 पुट करते हो तो आंसर क्या आता है, m खत्म हो गया, उसमें से x के साथ मल्टीप्लाई होता है, x भी खत्म हो गया, y इक्वल टू क्या रह गया आपके पास, c रह गया। क्या रह गया आपके पास, c रह गया। बेटा ये देखे ना, आपका y एक्सिस का तो चेंज है ही नहीं इसमें। take any two points, this point and any two points, y2 minus y1 over x2 minus x1 क्या होगा इसका? Is there any y का change? Delta y over delta x changes only for x axis. In these two, and take any two points. ऊपर पूरे ग्राफ में नहीं बेटा, इन दोनों में कोई भी लाइन पे पॉइंट्स लें, there is no y change. You are 10th क्लास, दिमाग इस्तेमाल करें। डेल्टा y over डेल्टा x, नो डेल्टा y, है ही नहीं डेल्टा y, चेंज है ही नहीं y का। y थ्रू आउट क्या है, सेम। हाइट मतलब सेम है पॉइंट्स की। चेंज क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हमेशा x चेंज होता है, हॉरिजॉन्टली हमेशा x चेंज होता है। तो यहां पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। तो चेंज तो सिर्फ x का है, ऊपर 0 आएगा, नीचे बहुत कुछ आ जाएगा। तो 0 ओवर एनीथिंग इज 0, तो m तो वैसे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उधर से ना भी देखें, इट्स नॉट नेसेसरी टू प्रूव एवरीथिंग यूजिंग द फॉर्मूला। समटाइम आपकी अकल भी ये बात समझती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की तो ग्रेडियंट है ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? साइंस के स्टूडेंट को बहुत सारी बातें ऐसे ही एज्यूम करनी पड़ती हैं, बिकॉज मुशाहिदे के जरूरत, ऑब्जर्वेशन पर हर चीज वो प्रूफ नहीं करता। हम रिसर्च करने नहीं बैठे हुए ना, हम यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जिसको वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। अलीशा, एक ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे ली थी, हमने कहा था मुख्तलिफ निगाहों से देखा था हमने इस बात को। सब बच्चे तवज्जो दें, ये इनफैक्ट मैं हर एक बच्चे से बात कर रहा हूँ। आपने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मुख्तलिफ एंगल से देखा था, राइट? यस और नो? सब बच्चे बताएं मुझे। अच्छा, आपने एक निगाह इसमें ये भी देखी थी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें एक्स के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, किसका सेम रहता है, वाई का। यानी कि जिसका कोऑर्डिनेट थ्रू आउट इट्स लाइफ, थ्रू आउट इट्स जर्नी, थ्रू आउट इट्स लाइन सेम रहता है, इक्वेशन उसी कोऑर्डिनेट की होती है। यानी यहां पे y की वैल्यू y is 7, हर जगह y is what 7, हर पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है। तो ये इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन भी किसकी होगी, y इक्वल टू 7 की। अब अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन की हम बात करें और लेट्स से मिसाल ले रहा हूं, यहां पे वैल्यू 3 है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वैसे इसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 3 होगी। वर्टिकल लाइंस की हमेशा इक्वेशन x इज इक्वल्स टू x इंटरसेप्ट होती है, बट यहां पे आप देख के बता सकते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 3 है, बट y इज चेंजिंग। x कभी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन y क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। x चेंज नहीं हो रहा, y चेंज होता जा रहा। तो इसकी भी इक्वेशन किसकी आएगी, x इज इक्वल्स टू 3 की आएगी। इसमें कोई, इसकी स्लोप इनफाइनाइट है, ना इसकी पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना इसकी स्लोप 0 है, इसकी स्लोप कितनी है, इनफाइनाइट है। इसी तरह से जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं, लेट्स से ये वाला पॉइंट है -3 का, ये वाला पॉइंट है -1 का, ये वाला पॉइंट है 7 का। इन सब के जरा मुझे इक्वेशंस लिख के दिखाइए। दिस इज x इज इक्वल्स टू -3, दिस इज x इक्वल टू -1, x इज इक्वल्स टू, y एक्सिस की इक्वेशन क्या है बच्चों, x इज इक्वल्स टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 0। तो वर्टिकल लाइन, इट इज अ वर्टिकल लाइन, तो जनरली वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू, जनरली बोलूं तो मैं x इंटरसेप्ट को कोई और वेरिएबल का ना a कह दूं, a को मसला तो नहीं है, a इज x इंटरसेप्ट,
x इज इक्वल्स टू a, और यहां पे a इनफैक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज x इंटरसेप्ट। ये क्या है? इसका x इंटरसेप्ट है। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल्स टू 0। एक और पॉइंट नोट करने के काबिल है, ये भी लिख लें। जी जी, एक सेकेंड प्लीज, खामोश रहिए। नहीं तो नो, मुमकिन नहीं हो, गलत आपने किया होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका x, देखिए आपको बात समझ आ रही है, सवाल समझ आया सारों को कि उसका x इंटरसेप्ट भी है और उसका y इंटरसेप्ट भी है, तो क्या उसका ग्रेडियंट इन्फिनिटी आ सकता है? नहीं, पॉइंट्स गलत लिए होंगे आपने। आई डोंट नो पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, बट जनरल कॉन्सेप्ट है कि दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ग्रेडियंट हमेशा आएगा। सो ये एक वर्टिकल लाइन होगी विच विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। लिखें वर्टिकल लाइन, लिखें पैरेलल टू y एक्सिस एंड perpendicular to x axis, perpendicular to x axis। क्या चीज? y नहीं, ग्रेडियंट इसका इंफिनिटी है, इसमें x का चेंज नहीं है, तो x नीचे x डेल्टा x इनफाइनाइट होगा, इसका 0 होगा, जिसकी वजह से ग्रेडियंट इंफिनिटी आ जाएगा। वो एक स्ट्रेट लाइन जिसमें y इक्वल टू mx नहीं होता, इसमें x इक्वल टू a होता है वर्टिकल लाइन में। ठीक है, लाइन हमने स्केच करना सीखी थी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने स्केच करना सीखी थी, बातें नहीं प्लीज। x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। अगर एक ग्राफ राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ आता है तो उसका ग्रेडियंट एक्सपेक्टेडली पॉजिटिव है, ग्रेडियंट एक्सपेक्टेडली पॉजिटिव है। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसका m क्या है? इट इज पॉजिटिव, बातें नहीं करें। दूसरा एक ग्राफ है जो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ आ रहा है, उसका m क्या है? नेगेटिव। और एक ये रेड कलर की लाइन है, एक ये रेड कलर की लाइन है जिसमें है इसका भी ग्रेडियंट ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये खास लाइन है जिसमें c की वैल्यू क्या है? इसकी 0 है। यानी हम इसकी इक्वेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। काशिफ मलूक ने भेजी है बेटा, आजकल इसका वो ऐड आ रहा हो, घर में कोई टेंशन चल रही होती है बाबा जी की, जो कहता है मीठा हो जाए। शुक्रिया काशिफ मलूक, आपसे देसी घी एक्सपेक्ट करना चाहिए, चॉकलेट नहीं करना चाहिए। बस ठीक है, सही है फिर। अच्छा जी, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, वाह। मैं सिर्फ आपको एक बात समझा रहा था, आप उस बात को समझें, आपके लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है, और आपके तो मुझे ऐसे ऐसे इंकशाफ पता है, मैं बताना नहीं चाहता किसी को। ठीक है, ऐसे ऐसे राज पता है मुझे। हाँ नहीं, माशाल्लाह इसने पेपर अभी देने नहीं है ना, इसलिए ये रिलैक्स है। इसने पेपर्स बाद में देने हैं, इसे सिलेबस पढ़ रहा है। ठीक है, आप सारों ने एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, तो अपनी तवज्जो जरा मेरी तरफ ज्यादा मरकूज रखें बच्चों। अब सुने, जरा सुनना है, समझना है बात को। देखें, जब हमारे पास c की वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वेशन वही है आपकी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाली, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाली ही इक्वेशन है। सिर्फ एक चीज इसमें क्या है, जो चीज 0 हो जाएगी वो है c। c होता है आपका y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब, फिर से बता रहा हूं, ये वो वाला पॉइंट होगा जहां पे आपका ग्राफ y एक्सिस को काटेगा। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, डेफिनेटली देखें,
ये बात हमने पढ़ी है कि पूरे y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। हर पॉइंट के ऊपर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? 0 थ्रू आउट 0, क्योंकि ओरिजिन से गुजर रहा है ना ये, क्योंकि ओरिजिन से गुजर रहा है, x कोऑर्डिनेट हमेशा उसका 0 ही होगा। y कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी उसकी। अब वो कोई ना कोई वैल्यू क्या होगी? उसने कहा है ना कि y एक्सिस पे इस पॉइंट से काटता है, तो ये वाला उसका y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, c। एक इक्वेशन में, एक रैंडम सी इक्वेशन, उसमें आप y इंटरसेप्ट निकाल भी सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग 0, c इन द इक्वेशन। 0, c उसके अंदर पुट करें, आपका आंसर निकल आएगा y इंटरसेप्ट निकालने का, क्योंकि जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं y इंटरसेप्ट के क्या? 0, c। बच्चों लिखते जाएं, प्लीज लिखा करें इन सारी बातों को। आप, मैं फिर बता रहा हूं, आप लोग सुनते हैं सिर्फ मुझे, अब लिखा करें एक एक चीज को। अभी आपने नहीं लिखा कि जी जनरल कोऑर्डिनेट, जनरल पॉइंट्स फॉर y इंटरसेप्ट, आपने नहीं लिखी है बात, अब लिखें उसके साथ। मैं तो नहीं लिखूंगा, आप लिखें। जनरल फॉर्म ऑफ y इंटरसेप्ट। इसी तरह अगर x इंटरसेप्ट हुआ, टेल मी, सोच के बताएं, अगर कोई x इंटरसेप्ट निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे? इट विल बी x, 0, यानी कि y एक्सिस हमेशा क्या होगा इसका? 0, और x कोऑर्डिनेट इसका कुछ भी हो सकता है। मतलब जो भी लाइन है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, इनमें x की वैल्यूज डिफरेंट होती रहेंगी, बट y कभी भी डिफरेंट, वो हमेशा 0 ही होगा। अगर आपने, सवाल है, वैसे मेरा सवाल है, आपने किसी भी इक्वेशन का, किसी भी लाइन का, बेटा तवज्जो प्लीज, आपने किसी भी लाइन का अगर x इंटरसेप्ट निकालना है, देखिए y इंटरसेप्ट तो बड़ा आसान है, दो तरीके हैं, या तो y को सब्जेक्ट बनाओ, y को सब्जेक्ट बनाओ, mx प्लस c की शक्ल में उसको लिख दो, जो c होगा वो नेचुरली आपको बताएगा कि मैं y इंटरसेप्ट हूं। दूसरा तरीका क्या है कि y को सब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ, कोई मसले की बात नहीं है, x की जगह 0 डाल लें, y की जगह c डाल लें उस इक्वेशन में। जैसे एक रैंडम इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इसका अगर हमने y इंटरसेप्ट निकालना है, कुछ भी ना करें, सिर्फ 0, c इस वाली इक्वेशन में पुट कर लें, क्योंकि 0, c एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन के ऊपर ही पड़ा हुआ है। y इंटरसेप्ट उस लाइन के ऊपर ही मौजूद होता है, तो आप इसमें x की जगह आप 0 पुट करें, y की जगह आप c पुट कर लें, और देखें क्या चीज बनेगी। ये बन जाएगा 0 माइनस 3c इज इक्वल्स टू 9, यानी माइनस 3c इज इक्वल्स टू 9 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 3, बिकॉज यहां से c इज इक्वल्स टू 9 ओवर माइनस 3 होगा, और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3 की। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? एक तो ये तरीका था कि जस्ट पुट, आपने क्या किया, 0, c आपने इक्वेशन में पुट किया। समझ आ रही है बात कि नहीं? दूसरा तरीका मैंने आपको कहा कि इसमें y को सब्जेक्ट बनाओ, इसकी शक्ल बनाओ, जब ये x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा इट विल नेचुरली टेल यू द ग्रेडियंट। दूसरा जो सा है, जो कांस्टेंट नंबर होगा वो c बताएगा, और नेचुरली यहां से -3 आएगा। दोनों तरीके जी। वो डिपेंड करता है, अगर m उसका पॉजिटिव है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 0। अगर m क्या है, इसमें m क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर यही चीज मैं यहां से बनाऊं, ऐसे बनाऊं, तो इसकी भी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 0, बट यहां पर m क्या है, माइनस में होगा। m किस में होगा, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अगर यहां पर एक और लाइन ड्रॉ की जाए जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, वो y एक्सिस को कहां पे काट रही, इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट का नाम क्या है, c। इस पॉइंट का नाम क्या है, c है। इसकी इक्वेशन भी कैसी होगी, y इज इक्वल्स टू c होगी। अगर ये 6 लिखा हुआ है तो ये y इज इक्वल्स टू 6 बन जाएगा। अब मैं यहां से अगर नीचे यहां पे लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये y इज इक्वल्स टू लेट्स से -3 था, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू -3।
सबको समझ आ रही है? हॉरिजॉन्टल लाइंस का ग्रेडियंट नहीं होता। आयशा फहीम, हॉरिजॉन्टल लाइंस की स्लोप नहीं होती। देखिए मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी व्हाइट बोर्ड की, इस जगह की, अपने स्टेज की एग्जांपल दी थी। मुझे तो पिछला लेक्चर, हालांकि मैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, बट मुझे स्टिल रिमेंबर, आई डू मेमोराइज द वर्ड्स दैट आई स्पोक इन फ्रंट ऑफ द क्लास। क्या आपको मेरी एग्जांपल्स याद नहीं होती? अगर नहीं होती तो इसका मतलब आप सिर्फ सुन रहे, आप लिख नहीं रहे। अब दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट विजुअलाइज किया करें और मुझसे पूछा करें, और लेट मी एक्नॉलेज यू कि क्या आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। ठीक है ना? कुछ बच्चे करते हैं, सोचते हैं, पूछते हैं मुझसे, फिर मैं उनको ठीक करता हूँ या गलत करता हूँ। जैसे बेशान है, जैसे फातेह अफजल है, जैसे अलीशा है, तो या तो मैं उनको एक्नॉलेज कर लेता हूँ या तो मैं उनको कहता हूँ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है। कॉन्सेप्ट ठीक हो जाता है उससे इंसान का, क्योंकि आपके जहन में आप एक कॉन्टिन्यूसली एक चीज बिल्ड कर रहे हैं। तो जरा डिस्कस किया करें कि क्या मैं ठीक सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा। वेल, यहां तक बात समझ आई सारों को कि नहीं? बच्चों बताइए। सो जब कभी भी किसी भी ग्राफ के अंदर y इंटरसेप्ट 0 होगा, इट विल बी अ लाइन दैट विल बी गोइंग फ्रॉम द ओरिजिन। इट कैन बी फ्रॉम राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम, और इट कैन बी फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। दोनों तरह से वो हो सकती है। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? अब if I draw a line like this, मिसाल ले रहा हूं जस्ट, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है। तीनों लाइंस कहां से पास आउट कर रही हैं? कहां से? ओरिजिन से। एक का ग्रेडियंट है m1, एक का ग्रेडियंट है m2, और एक का ग्रेडियंट है m3। मुझे एक बात देख के बताइए, तीनों ग्रेडियंट्स क्या होंगे? पॉजिटिव। m1, m2, m3 तीनों क्या है? ग्रेटर देन 0 है। These three gradients are greater than 0। ये मुझे बताएं, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? सबसे छोटी स्लोप किसकी है? m1 की। और सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है? m3 की। तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, m3 is greater than what? m2 is greater than what? Naturally m3 is greater than m1 according to this expression. If m3 is greater than m2 और m2 m1 से बड़ा है, तो इसका मतलब m3 इन सारों से ही बड़ा है। इनफैक्ट ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो देख के समझ आ रही है बच्चों? ये भी बना लें, बोलना ना पड़े, बना लें, खुद ही बनाया कि नहीं, तो अदरवाइज मिटा दूंगा तो फिर आप फिर कहेंगे ना मिटाएं सर। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अब मिसाल लेते हैं लाइन 1, लेट से लाइन 1 जो सी थी आपकी, लाइन 2 और लाइन 3। लाइन 1 की इक्वेशन फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 1/5x है। लाइन 2 की कोई बड़ी ग्रेडियंट लेट से 2x। लाइन 3 की लेट से बिगर वैल्यू लेट से y इज इक्वल्स टू 5x। तीनों में फर्क समझ आ रहा है कि नहीं? ये वाला ग्रेडियंट कितना है? 0.2। स्टिल इट इज पॉजिटिव वैल्यू, राइट? पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ आ रही है। लाइन 2 का ग्रेडियंट कितना है? 2। इट्स अ लिटिल मोर बिगर वैल्यू बट स्टिल पॉजिटिव। और लाइन 3 का ग्रेडियंट कितना है? 5। यह है आपकी लाइन 1, यह है लाइन 2 और यह है लाइन 3। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आया? Now sketching the graph of two lines on the same grade. Sketching the graph of two lines on the same, बातें नहीं करो, sketching the graph of two lines on the same grade। अब याद रखें, एक होता है रैंडम स्केच और एक होता है 100% प्रिसाइज स्केच। वो जो 100% प्रिसाइज स्केच होगा आपका, आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स लोकेट करने हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स आपने बनाने हैं ग्राफ के ऊपर, उन दोनों को कनेक्ट कर देना आपने। जैसे फॉर एग्जांपल 2 आपके पास
लाइन, ये y एक्सिस ग्रिड बनाए जरा, y एक्सिस एंड x एक्सिस। मैंने भी बात किसकी की है, स्केचिंग की है। स्केचिंग में स्टिल बच्चों याद रखें ग्राफ पेपर अभी इन्वॉल्व नहीं होगा, अभी ग्राफ पेपर की बात हम नहीं करेंगे। Let the line 1 be y is equals to 2x minus 5. And line 2 be, पहली लाइन क्या है, y is equals to 2x plus 2x minus 5। मैंने क्या बोला, -5 बोला है। यह है आपकी लाइन 1 और यह है आपकी लाइन 2। एक है लाइन 1 एंड लाइन 2, दोनों को जरा हम लोग अभी स्केच करेंगे। इसको देख के ताहा क्या नजर आता है कि ग्रेडियंट कैसा है इसका, ग्रेडियंट कैसा है इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा इसका, कहां से आएगा, लेफ्ट से आएगा या राइट से आएगा, राइट टॉप से आएगा और लेफ्ट बॉटम की तरफ जाएगा। अरे इतनी देर से समझाई जा रही है, अल्लाह के बंदे पता नहीं कहां पे सोए हुए हैं आप। तीनों ग्रेडियंट्स पॉजिटिव हैं तो दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम, ये सब आ रहे हैं। ग्राफ कहां से दिख रहा है, ये इसको आप लेफ्ट कहते हो, ये तो राइट है ना, राइट से ये साइड कौन सी है, लेफ्ट, बॉटम की तरफ जा रही है। राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम की तरफ आएगा ये, ठीक है। और इसमें एक और चीज, पहली बात तो समझ आ गई सारों को, लाइन नंबर 1 कहां से कहां की तरफ जाएगी, राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ जाएगी। दूसरी चीज ये क्या है इसका, y इंटरसेप्ट, ये y एक्सिस को कहां पे काटेगी, कहां पे काटेगी, -5 पर काटेगी। तो एक ऐसे, अब सुन ले, अब आपने अपने जहन के अंदर एक नक्शा बना लिया है कि y एक्सिस का पॉइंट कौन सा है, -5, और आना कहां से चाहिए, राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ आना चाहिए। जरा समझिएगा। अब फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट्स इस तरह के, ये है 0.5, ये है -5। अब आपको आइडिया हो गया कि इट विल बी कमिंग फ्रॉम राइट टॉप एंड गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट बॉटम। अब देखिए वो ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे भी तो हो सकता है ना आपसे, कि नहीं, उसको बचाने का एक तरीका है। उसका तरीका यह है कि आप एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल लें। एक्स इंटरसेप्ट यानी कि यहां पे वो किस जगह में काटेगी वो लाइन, क्या ख्याल है। ये बात जरा समझना कि अगर मैं इसी इक्वेशन के अंदर ये वाला पॉइंट देखें, बनेगा ग्राफ इसी तरह से, लिसन, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा मैं तिरछा करके बना दूं तो कोई बच्चे ऐसे भी तो बना सकते हैं। किसी का ग्राफ ये वाला पॉइंट है, किसी का ये वाला पॉइंट है। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं। सबका एक पॉइंट होना चाहिए ना, कि नहीं, सबका एक ही पॉइंट होना चाहिए ना। तो इस पॉइंट को तो हम निकाल भी सकते हैं अपने लिए, क्या ख्याल है गर्ल्स एंड बॉयज। और इस पॉइंट के तो जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x, 0 थे ना। हमें सिर्फ ये x निकालना है इसका, जरा समझें इस बात को। हमें क्या निकालना है, इसका x निकालना है। और ये वाला पॉइंट इस लाइन के तो ऊपर ही पड़ा हुआ है। अब ये तो कंफर्म है सारों को कि ये -5 ही। और ये किसने बताया, इसने बताया, यस और नो। ये y इंटरसेप्ट -5 ने बता दिया हमें। सबको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा था, मैं चाहता हूं कि नाउ योर स्केच शुड बी 100% एक्यूरेट। क्या ख्याल है बच्चों। तो आप एक काम करें, इसी के अंदर x की वैल्यू की जगह x डाल लें और y की जगह 0 डाल लें, ताकि आपको x इंटरसेप्ट पता लग जाए कितना है। जस्ट टू मेक श्योर कि आपका स्केच 100% एक्यूरेट है, जस्ट टू मेक श्योर, ठीक है ना। y इज इक्वल्स टू 2x - 5, y की जगह 0, x की जगह x डालेंगे। ये किसके लिए,
टू फाइंड x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, टू फाइंड x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। x इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पुट x, 0 in the equation, put x, 0 in the equation, ठीक है, put x, 0 in the equation। तो हमने x की जगह x की वैल्यू, y की जगह 0 पुट कर ली, ठीक है। यहां से x का हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2, यानी x इज इक्वल टू 2.5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए फिर आपके x इंटरसेप्ट के? 2.5 कोमा, बात समझ आई बच्चों के नहीं आई? यानी कि ये जो ग्राफ है अब ये रैंडम नहीं बनेगा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? ये रैंडम नहीं होगा। अब ये आप यहां पे बनाएंगे ना, लिखेंगे 1 2 3 4। क्लियर हो रही बात? कहां से गुजरेगा ये? अब 2.5 यहां से, एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबको समझ आ रही है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, फुट रूलर लेंगे और इन दोनों लाइंस को आपस में कनेक्ट करके आगे की तरफ इसको यहां से भी एक्सटेंड कर देंगे, और बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? यहां से भी एक्सटेंड कर देंगे। ऑल गुड? समझ आई? नहीं आई समझ? आइए, आप हंस क्यों रहे? स्केल को देख के? जी बिल्कुल सही है। ये आ गया 2.5 वाला पॉइंट, और ये कौन सा वाला पॉइंट आ गया बच्चों? ये बात समझ आई? ये जो स्केच बना है ना, ग्राफ पेपर पे नहीं बना, कॉपी पे बना है, बट 100% एक्यूरेट होगा ये। सबको समझ आ गई? नहीं, उसको नहीं फोकस करते होते कि 1 और 2 के बीच में क्या बिल्कुल 100% इक्वल देनी है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। यू जस्ट नीड टू मेंशन 2 थिंग्स। लिसन एवरीवन, जस्ट 2 पॉइंट्स मुझे दिखा देना, एग्जामिनर को दिखा देना, उसका मतलब यह है कि आपका कॉन्सेप्ट 100% ठीक है। पहला वाला कौन सा पॉइंट? y इंटरसेप्ट, और दूसरा कौन सा पॉइंट? ये वाला। 100% ठीक स्केच है आपका। समझ आ रही है कि नहीं? बाय मेंशनिंग x एंड y इंटरसेप्ट your sketch will be 100% accurate। अब दूसरे ग्राफ की तरफ आते हैं। अब दूसरी लाइन कौन सी वाली है आपकी? सेकंड लाइन है आपकी, लाइन 2 है बच्चों, इधर देखें। 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4, 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4। ये लाइन है आपके पास, लाइन नंबर 2। एवरीवन लिसन। अब जैसे मैंने कहा था, इसमें भी y इंटरसेप्ट निकालने के 2 तरीके हैं ना। पहला तरीका कौन बताएगा? कोऑर्डिनेट्स डालें। कोऑर्डिनेट कौन कौन से वाले? 0, c, 0, c डालें, c निकल आएगा, y इंटरसेप्ट निकल आएगा इसका 0, c डालने से। दूसरा तरीका कौन बताएगा? y को सब्जेक्ट बना के। वेरी गुड, y को सब्जेक्ट बनाए, नेचुरली जो कांस्टेंट होगा वो भी आपका c ही होगा। व्हाट डू यू वांट? बस वैल्यूज पुट करें या सब्जेक्ट बनाएं? वैल्यूज पुट कर लें, जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है? सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक अलग सब्जेक्ट मेकिंग वाली, चले कर ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। सब्जेक्ट मेकिंग करेंगे तो y इज इक्वल टू -3x पहले चला जाएगा और इसके साथ 2y रह जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं? ये 2y यहां पे रह जाएगा कि नहीं? अब इस 2 को दूसरी तरफ ले जाके सबके नीचे क्या कर देना है? हमने डिवाइड कर देना है। तो ये इसके नीचे भी क्या हो जाएगा और इसके नीचे भी क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? अब देखिए जरा, यहां से तो 2 गायब हो जाएगा। इधर इस पॉइंट ने, इसने क्या बताया कि ग्राफ कैसा है? ग्रेडियंट इज लेस देन 0, नेगेटिव है ना ग्रेडियंट। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ इसका ग्राफ होगा, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। समझ आ रही है बात कि नहीं? और इसका y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट की कोऑर्डिनेट्स क्या है?
कोऑर्डिनेट्स y इंटरसेप्ट 0, कोऑर्डिनेट्स बोले ना तो 0,2। 4/2 कितना होता है? 2 होता है। 4/2 इज 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,2। अब दिमाग में ना एक स्केच बन रहा है कि ये एक ऐसा ग्राफ होगा जो लेफ्ट से आएगा, राइट बॉटम की तरफ जाएगा, y एक्सिस को कहां पे काटेगा? 2 पे काटेगा। कहां पे काटेगा? 2 पे काटेगा। अब एक x इंटरसेप्ट भी निकालते हैं ताकि जरा आइडिया हो जाए कि एग्जैक्ट पॉइंट कौन से वाला है। गर्ल्स एंड बॉयज समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? सबको समझ आ रही है? हम चाहते हैं हमारा स्केच कैसा हो? 100% परफेक्ट हो। In order to find 100% accurate sketch, you need to know the x intercept and y intercept. दोनों इंटरसेप्ट आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। मैंने मिटा दिया, यहां से नहीं मिटाना चाहिए था, ये बात इधर ही लिखी रहनी चाहिए थी कि जी टू फाइंड द x इंटरसेप्ट पुट x, 0 इन द अबव इक्वेशन। तो हम जब इसमें x, 0 पुट करेंगे, 0 मतलब x, 0, इसमें 0 आ जाएगा और इसमें वही x ही डालेंगे तो इट विल बिकम 0 इज इक्वल्स टू दिस। ऊपर वाली में भी डाल सकते थे बिकॉज पहली वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम है, सिर्फ जो नीचे वाली लाइन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, सब्जेक्ट बना के लिखा हुआ है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। अब ये 2 उधर चला जाएगा कि नहीं? नहीं, -3x/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? -4/-6 कि नहीं? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 डिवाइडेड बाय -3, सॉरी, आंसर कितना आ जाएगा? +4/3 विच इज इक्वल टू 1.33 सो ऑन। और कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे इसके? x कोऑर्डिनेट्स, x इंटरसेप्ट की कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? बताएं बच्चों। 1.33, 0। तो 1.33 अगर देखा जाए, ये 1 वाला पॉइंट है, दिस इज 1, दिस इज 2, तो इसके हम 3 अगर हिस्से कर दें, मतलब कुछ इधर से ही गुजरेगा ये कि नहीं? हाफ से थोड़ा सा पीछे, हाफ से थोड़ा सा पीछे। और यहां पे y एक्सिस कहां से गुजर रहा है? y एक्सिस का बच्चों नजर आ रहा है कि नहीं? y एक्सिस पे 2 और x एक्सिस के ऊपर 1.33, तो x एक्सिस का 1.33 और y एक्सिस का 4, 3, 2 और 1। ये वाला पॉइंट कितना मुझे दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर लेंगे बच्चों? बताएं क्या कर लेंगे? कनेक्ट कर लेंगे। तवज्जो रखें, बातें नहीं प्लीज। नजर आई आपको कि नहीं? तो यहां पे जो 2 पॉइंट्स हैं, एक है आपका y इंटरसेप्ट दैट इज 2 और एक है आपका x इंटरसेप्ट दैट इज 1.33 एंड सो ऑन। सबको समझ आ गई मेरी बात? किसी को समझ ना आई हो तो बता दें। क्लियर हो गया सारों को? एवरीवन, गर्ल्स एंड बॉयज, सवाल है तो पूछें। ये तो स्केच हो गया ना, ये यूजफुल है इसका स्केच बनाना एक और काम के लिए, एक और काम के लिए। अब आप नोट करें, मैंने ना इस जो स्केचिंग ऑफ द 2 लाइंस हम जब अभी कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले आप देखें, आपने सिर्फ अभी तक स्केच किया है, आपने सिर्फ अभी स्केच किया है। स्केच के अलावा हम और बहुत कुछ निकाल सकते हैं। पहली बात आपने लिख ली, वी कैन फाइंड द x इंटरसेप्ट बाय पुटिंग x, 0 इन द अबव इक्वेशन। ये लिखी आपने बात, लिख लें अपने पास, इट्स इंपॉर्टेंट। We can find the x intercept by putting bracket में x, 0 in the equation
अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पुराने वाले ही सवाल की तरफ। अगर आप देखें पुराने वाले सवाल की तरफ आप देखें बच्चों, एक तो आपने स्केच किया ना लाइन नंबर, मिसाल के तौर पे ये थी आपकी लाइन नंबर 1 और ये थी आपकी लाइन नंबर 2। जरा तवज्जो से सुनना है, ये आपने लाइन नंबर 2 का y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट निकाला, ओके वेल डन। लाइन नंबर 1 का आपने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाला, ओके जी गुड हो गया, आपने स्केच भी कर लिया, बेहतर बात है। अब इन दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप इनका कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं दो तरीके से। मेरी बात, नो इट्स नॉट अ मिड पॉइंट, जस्ट बी क्वाइट फॉर अ लिटिल मोमेंट। इट्स नॉट अ मिड पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट है कि यहां से हम लोग इसका जो पॉइंट है इट विल हैव 1x को, क्योंकि देखिए ना मिड पॉइंट कैसे हो सकता है, ये लाइन में एक्सटेंड कर दूं अगर आगे, ये तो लाइन फुट रूलर या आपकी जो स्पेस अवेलेबल है पेज पर, ये तो उस पर डिपेंड करता है। लाइन जितनी मर्जी आगे पीछे चली जाए, ये जहां पे ये पॉइंट कट कर रहा है इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके? दो। एक कोऑर्डिनेट होगा इसका कौन सा वाला? x, और एक कोऑर्डिनेट होगा इसका कौन सा वाला? y। लेट मी ड्रॉ हियर अ लिटिल न्यू वर्जन ऑफ द ग्राफ। मैं एक नया वर्जन बनाता हूं, तवज्जो प्लीज। मिसाल लेते हैं, एक ग्राफ की मिसाल लेते हैं। लेट्स से line 1 is let's say that y equal to m1x plus c1। मिसाल लेते हैं, line 1 is equals to m1x plus c1, let the c1 be negative, and मिसाल के तौर पे मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह की। फॉर एग्जाम्पल प्लीज तवज्जो, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बच्चों, बताएं मुझे? c1। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? कौन सा वाला पॉइंट होगा? ये 0। कौन सा होगा? ओरिजिन है ना, तो वैसे ही 0 होगा। लेबलिंग हमने कर ली। चले मिसाल ले लेते हैं, ये जो लाइन है ये है जी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल y is equals to let's say that it is 2x minus 3। एग्जाम्पल ले लें इसकी। let this line 1 be 2x minus 3। क्लियर हो गया? 2x minus 3। and let the line 2 be y is equals to minus 7x plus 5। let the line 2 be minus 7x plus 5। दिखने में कैसी होगी minus 7x plus 5? लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ जाएगी। y एक्सिस को कहां पे काटेगी? कहां पे काटेगी? 5 के ऊपर काटेगी। मिसाल के तौर पे 5 वाला पॉइंट किधर है जी आपका? इस तरफ है। ये लाइन इस तरह की बन गई। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज 5 एंड फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज माइनस, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। ये दोनों किस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के एक कोऑर्डिनेट है कौन से वाला? एक्स एक्सिस का, और एक पॉइंट है कौन से वाला? वाई एक्सिस का। हाँ या ना? इस बात को मानते हैं? इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है जनरली x, y। यस और नो? यस और नो? अब इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के बारे में आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये एक ऐसा पॉइंट है विच इज लाइंग ऑन बोथ द लाइंस। मतलब एक उस अंदाज में आप कह सकते हैं कि नहीं इट इज अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन बोथ ऑफ द लाइंस। वो कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं? अगर एक पॉइंट एक लाइन के ऊपर मौजूद हो तो आप उसको उसकी इक्वेशन में क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? उसको पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चले मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप इसको एक्स वाई ना बोलो, आप इसको अपनी मर्जी से बोलो कि एक ए है और एक बी है। मिसाल लेते हैं, सुनिएगा जरा, मैं चेंज कर रहा हूं वेरिएबल्स के नाम। ये कौन सी जगह है जी? ए, और ये कौन सी जगह है जनाब? बी। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए,
क्योंकि जिस बिल्डिंग को हमने खड़ा किया मैं उसी हिसाब से आपको लेके चलूंगा आगे। जरा समझना सारे बच्चे। हमने ये बात की कि यार ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हमने यार सेल प्लीज ला दें, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक है इसका एक्स कोऑर्डिनेट और एक है इसका वाई कोऑर्डिनेट। पुराने कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक हमने ये बात पढ़ी है कि ये पॉइंट अगर ये लाइन के ऊपर मौजूद है तो आप इसको उस लाइन की इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए ना मुझे, कर सकते हैं ना पुट इसके अंदर? अच्छा, जब आप इसके अंदर पुट करेंगे इस इक्वेशन में भी आप पुट करेंगे और इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे, यस और नो? हमें तो ए और बी की वैल्यूज चाहिए, तो जब मैं इस इक्वेशन में ए और बी पुट करूंगा, देखिए मैं पुट क्यों कर रहा हूं, इट इज जस्ट बिकॉज कि ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जो कहां पे पड़ा हुआ है, जो इन दोनों ग्राफ्स के ऊपर पड़ा हुआ है। हाँ या ना, पहले इस बात को बताएं मुझे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्या ये दोनों के ऊपर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है ना? तो इसका मतलब है कि वो जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे, इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन यू कैन जस्ट पुट दैट पॉइंट इनटू द इक्वेशन। आप उस इक्वेशन में उस लाइन की वैल्यू क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो आप जरा पुट करें, अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करें जरा। यहां पे जब आप पुट करेंगे तो y की जगह क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2a माइनस 3, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर, तवज्जो, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर। इसी तरह से यही a b जरा इसमें पुट करें, ये बन जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 7a प्लस 5, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्या ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से a और b नहीं निकाल सकते हम? दो इक्वेशंस चाहिए, दो वेरिएबल्स चाहिए, बताएं मुझे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से a और b नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल। देखिए मैंने जानबूझ के a और b डाला है ताकि आपको x और y ना कंफ्यूज करें। ये जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जो भी कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे, ये उसका x कोऑर्डिनेट है, ये उसका y कोऑर्डिनेट है। हम जब ये x और y कोऑर्डिनेट एक कॉन्सेप्ट है कि यस सर you can put in this equation as well as in this equation because this point is lying on both of the lines. Intersecting point एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस के ऊपर मौजूद है बच्चों, इसलिए वो देखिए दो लाइंस है ना, तो दोनों इक्वेशंस में आप पुट कर लें। सोचिए अगर 50 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती तो यही a कोमा b उन हर 50 इक्वेशनों के अंदर इंडिविजुअली पुट किया जा सकता था, क्योंकि कांस्टेंट एक ही पॉइंट है जो सब लाइंस के ऊपर मौजूद है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का मतलब ही है कि ये सिर्फ ये वाला खास पॉइंट है और कोई भी पॉइंट नहीं है। एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं। मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज सच अ पॉइंट इन विच बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल। बेशक यहां से वो इक्वेशन आ रही थी या इधर से आ रही थी, इस खास पॉइंट के ऊपर दोनों इक्वेशनें बराबर होती हैं। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? जो इधर का y है, जो उधर का y है, वो सिर्फ यहां पर क्या होता है, इक्वल होता है। सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही है मेरी बात की नहीं समझ आ रही? सब बच्चे बताएं। ये खास पॉइंट है जहां पे दोनों के क्या है, x भी बराबर है, दोनों के क्या है, y भी बराबर है। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। b की वैल्यू है यहां पे 2a माइनस 3, वहां पे b की वैल्यू है माइनस 7a प्लस 5। इसका b उसमें सब्स्टिट्यूट करें, क्या ख्याल है? आंसर बता दे कितना आ रहा है। 2a माइनस 3 उसमें सब्स्टिट्यूट किया मैंने, माइनस 7a प्लस 5, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 7a इज इक्वल टू 5 प्लस 3, 9a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 8 ओवर a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 8/9। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें और आंसर निकाल लें। यहां से निकाल लें आंसर बेशक। 2 into 8/9 minus 3 is equals to b. Yes or no? 16 minus 27 over 9 is equals to b. यहां से आंसर कितना आ जाएगा, माइनस